हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक सिंह। वेलकम बैक टू माय चैनल लेसन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट 1970 के बारे में। मैं इस टॉपिक पर 2 वीडियो बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट जो हमारा होगा उसमें हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट और सेंट्रल वर्सेस स्टेट में क्या अंतर है उसके बारे में जानेंगे, और पार्ट 2 में हम सेंटर का लेबर लाइसेंस ऑनलाइन कैसे ले सकते हैं श्रम सुविधा पोर्टल के द्वारा, उसके बारे में जानेंगे। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट क्या है, सेंट्रल वर्सेस स्टेट कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में क्या अंतर है, किस पर अप्लीकेबल ये होगा, एक्ट का पर्पस क्या है दोस्तों, इस एक्ट में वर्कमैन प्रोसेस क्या है, इस एक्ट में कॉन्ट्रैक्टर और प्रिंसिपल एम्प्लॉय की क्या जिम्मेदारियां हैं, इसमें यह भी बताया गया है कि एडवाइजरी बोर्ड क्या है और क्या काम करती है, और अगर आपको सेंट्रल लेवल लाइसेंस को ऑनलाइन अप्लाई करना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और आप कहां से अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे सबसे पहले प्रश्न की कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट क्या है। ये जो एक्ट है होल ऑफ इंडिया पर लागू है। जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय को खुद ना हायर करके कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा एम्प्लॉयज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन पर काम करवाता है, और कॉन्ट्रैक्टर को एक लम सम अमाउंट प्रिंसिपल एम्प्लॉयर के द्वारा पे किया जाता है, और फिर कॉन्ट्रैक्टर उन एम्प्लॉयज को उसी अमाउंट से कुछ पैसा कम करके उनको सैलरी पे करता है। फॉर एग्जांपल, जब कोई गवर्नमेंट टेंडर निकालती है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन टेंडर निकालती है तो कॉन्ट्रैक्टर अपने उसे अप्लाई करते हैं और टेंडर मिल जाने के बाद वो एम्प्लॉयज को हायर करके उस पर्टिकुलर वर्क को करवाते हैं। इस प्रकार गवर्नमेंट एंटिटी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन अपने रोल पर एम्प्लॉयज को रखे बिना उस काम को कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा पूरा करवा लेते हैं, और इसको ही कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 कहते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट सेंट्रल वर्सेस स्टेट में डिफरेंस क्या है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो सेंट्रल से हमारा मतलब ये है कि जो भी कंपनी गवर्नमेंट एंटिटी या पब्लिक सेक्टर में संबंधित कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है उन सब इंटरप्राइज में ये एक्ट लागू होता है। तब इस एक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एबोलिशन एक्ट सेंट्रल बोला जाएगा। और सेम यही एक्ट जब किसी प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट एंटिटी जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है उस पर लागू होता है तो कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन स्टेट बोला जाता है। स्टेट गवर्नमेंट ने इसमें कुछ अमेंडमेंट किए हैं, जैसे कुछ स्टेट ने अमेंडमेंट ये किया है कि नंबर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू होने के लिए नंबर एम्प्लॉयज की संख्या वैसे 20 होती है जो स्टैंडर्ड है एज पर सेंट्रल, और सभी स्टेटों में यही थी, पर कुछ स्टेट ने इसको बढ़ाकर 50 कर दिया है। उसमें से कुछ राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र, इन सब में 50 कर दी गई है संख्या। बाकी और कुछ खास बदलाव नहीं किए गए हैं राज्य सरकारों के द्वारा, जैसा एक्ट था वैसे ही इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये जो एक्ट है इसमें कौन कौन अप्लीकेबल होगा। एज पर सेंट्रल रूल्स किसी भी कॉन्ट्रैक्टर या एस्टेब्लिशमेंट में 20 या 20 से ज्यादा एम्प्लॉय किसी भी फाइनेंशियल ईयर में किसी भी एक दिन उपस्थित होंगे तो ये एक्ट उन पर लागू हो जाएगा, परंतु ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में 50 एम्प्लॉय पर एप्लीकेबल है, और सेंट्रल में 20 एम्प्लॉयज पर ही एप्लीकेबल हो जाता है। ये जो एक है किसको एप्लीकेबल नहीं होगा ये भी ध्यान देने वाली बात है। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ में ये एप्लीकेबल नहीं होता है। सेकंड है किसी भी सीजनल नेचर काम में तब एप्लीकेबल नहीं होगा अगर एक साल में 60 दिन से काम कम हुआ होगा वहां पर, तो एप्लीकेबल नहीं होगा। तीसरा नंबर है मान लो किसी एस्टेब्लिशमेंट में साल में 120 दिन से ज्यादा काम नहीं हुआ है तो उस पर भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अब हम बात करेंगे ये क्यों बनाई गई है। ये जो एक लेबर के लिए बनाई गई है क्योंकि इसमें उनकी वर्किंग कंडीशन ठीक नहीं थी, उनसे बहुत काम करवाया जाता था और वर्क अकॉर्डिंग पेमेंट भी नहीं मिलता था। सैलरी को लेकर काफी डिस्प्यूट होते थे प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, कॉन्ट्रैक्टर और एम्प्लॉयज के बीच। इस प्रकार की बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से इस एक्ट को लाया गया। इसमें कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी बहुत सारे फायदे हुए हैं जब से एक्ट आया है। जैसे पहले जब कॉन्ट्रैक्टर को लाइसेंस लेना होता था तो बहुत टाइम जाता था, प्रोसेस को बहुत जटिल बनाया गया था। कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट को आ जाने की वजह से एक टेम्पररी लाइसेंस का प्रोविजन भी कॉन्ट्रैक्टर के लिए आ गया है। मान लीजिए कॉन्ट्रैक्टर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से पैसे ले लिए और उसका काम टाइम पर कंप्लीट नहीं किया तब उसका लाइसेंस सस्पेंड भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि कॉन्ट्रैक्टर प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से पैसे लेने के बाद अपने एम्प्लॉय को सैलरी या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड मींस बैंक ट्रांसफर करेगा, अगर कैश में देगा तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की प्रेजेंस में देगा। अब हम देखेंगे कि वर्कमैन प्रोसेस क्या है, इसमें कौन इंक्लूड है। इसमें जो इंक्लूड है स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजरी, टेक्निकल, क्रेडिटर, इसमें सब इंक्लूड है। और जो इसमें इंक्लूड नहीं है वो मैनेजरियल लेवल के बंदे हैं और सुपरवाइजरी लेवल के हायर बंदे हैं, वो इसमें इंक्लूड नहीं है। कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारियां क्या हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी है पेमेंट ऑन टाइम, वेलफेयर एंड हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कैंटीन, रेस्टरूम, बाथरूम, फर्स्ट एड फैसिलिटी। मान लो अगर ये सब फैसिलिटी कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को करना पड़ेगा और वो कॉन्ट्रैक्टर के बिल से इन सब पे हुए खर्चों को रिकवर कर सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसके अंडर जितने भी कॉन्ट्रैक्टर है उनके एम्प्लॉयज को सैलरी या वेजेस टाइम पर मिल रही है कि नहीं, वर्किंग कंडीशन ठीक है कि नहीं, कॉन्ट्रैक्टर लेबर एक्ट के अंदर आने वाले सारे एक्ट का पालन हो
हो रहा है कि नहीं, जैसे मिनिमम वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस, CSIC, PF, ETC। इसके लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को मंथली कॉन्ट्रैक्टर की सारी कंप्लेंट डॉक्यूमेंट का ऑडिट करना चाहिए, और वो एज पर एक्ट नहीं है तो उन सबका पालन करवाने के लिए सख्ती से पेश आ सकता है, क्योंकि इस एक्ट को लेबर के हितों के ध्यान रखकर ही बनाया गया था। अगर वो इसका पालन नहीं करता है तो इस पर फाइन भी लगाया जा सकता है। इसके बाद जो पॉइंट है वो है एडवाइजरी बोर्ड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लो अगर एक्ट के रिलेटेड कुछ एडवाइस देनी होती है या कुछ अमेंडमेंट होना है तो ये केवल दो जगह पर होता है, वो है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, सेकंड है स्टेट एडवाइजरी बोर्ड। इस प्रकार दो तरीके के एडवाइजरी बोर्ड होते हैं। दोस्तों अभी तक जो हमने बात की है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। कॉन्ट्रैक्ट लेबर लाइसेंस सेंट्रल वर्सेस स्टेट में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम सेंट्रल लाइसेंस को कैसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में जानेंगे। स्टेट का लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है उसके लिए मेरी एक वीडियो बनी हुई है, आप उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं, वहाँ जाके देख सकते हैं। स्टेट का जो लाइसेंस होता है वो एज पर स्टेट के लेबर डिपार्टमेंट से आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन फिल कर सकते हैं। काफी स्टेट का ऑनलाइन है, काफी स्टेट का मैनुअल है। और सेंट्रल का जो लेबर लाइसेंस है ऑनलाइन केवल श्रम सुविधा पोर्टल से अप्लाई होता है। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है, वहाँ से स्टेट का एप्लीकेबल नहीं होता। आप किसी स्टेट अगर वहां से अप्लाई करेंगे तो वो गलत होगा, केवल सेंट्रल का ही श्रम सुविधा पोर्टल से लिया जा सकता है। ये आप बात क्लियर कर लीजिएगा। मैंने यूट्यूब बहुत सी वीडियो देखी है, वो बता रहे हैं कि वहां से आप लेबर लाइसेंस ले सकते हैं, जबकि वहां से केवल सेंटर का होगा, स्टेट का आप वहां से लेबर लाइसेंस नहीं लेंगे। अब हम देखेंगे से अगर आपको सेंट्रल का कॉन्ट्रैक्ट लाइसेंस लेना है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टर का लेना है तो फुल नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, उसकी रजिस्ट्रेशन कॉपी हो, एड्रेस प्रूफ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, पेन नंबर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर लगेगा, नेम, मोबाइल एंड ईमेल एड्रेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, एंड वर्क ऑर्डर जो उसको वर्क मिला है, वर्क ऑर्डर की डिटेल्स लगेगी और नेचर ऑफ वर्क क्या है। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की तरफ से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे। पहला डॉक्यूमेंट लगेगा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया होगा, एड्रेस प्रूफ ऑफ द प्रिंसिपल एम्प्लॉयर लगेगा, फॉर्म 3 लगेगा दोस्तों, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड एड्रेस ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर डायरेक्टर का लगेगा या तो जो रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे मैनेजर है कोई तो उसका लगेगा। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।